नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पहर चैनल पे आपका स्वागत है। ये वीडियो हमारे बुरारी केस पार्ट 1 का सेकंड पार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बुरारी केस के फैक्ट्स को साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू डिकोड करें और सत्य के करीब जा सके। नॉर्थ दिल्ली के बुरारी मोहल्ले में एक किराने की दुकान के बाहर भीड़ लगी हुई है। ये दुकान अक्सर 5:30-6 तक खुल जाया करती थी। किराने की दुकान होने की वजह से मोहल्ले के सारे लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान जैसे कि दूध, दही, ब्रेड, ये सारी चीजें उस दुकान से लिया करते थे। सुबह के 7 बज चुके थे। गुरुचरण जी, जो कि भाटिया परिवार के पड़ोसी होने के साथ साथ उनके अच्छे दोस्त भी थे, वो भाटिया परिवार के घर में फोन करते हैं। कई बार कॉल करने के बाद भी जब कॉल उठता नहीं है तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम घर जाके सीधे देखें कि असल में मामला क्या है। घर के गेट पे पहुंच के गुरुचरण जी देखते हैं कि घर का गेट जो है वो खुला हुआ है। गेट पे कोई लॉक नहीं लगा हुआ है। और जब वो सीढ़ियों से आगे बढ़ते हैं तो उनकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य आता है जिसे देखकर उनकी शरीर ठंडी पड़ जाती है। पूरी की पूरी फैमिली एक साथ मृत अवस्था में एक ग्रिल से लटकती हुई। उनकी आंखों के सामने 9 लाशें थीं और एक लाश बगल में। वो हकबका जाते हैं। किसी तरह खुद को संभाल के घर से बाहर निकलते हैं और मोहल्ले में रहने वाले ही राजीव तोमर, जो कि पुलिस में कांस्टेबल थे, उनको इस घटना की जानकारी देते हैं। अब राजीव तोमर जी, जो कि एक कांस्टेबल थे और साथ ही साथ भाटिया परिवार और गुरुचरण जी के पड़ोसी थे, वो अपने स्टेशन में कॉल करते हैं और इस घटना की जानकारी देते हैं। स्टेशन के ऑफिसर मनोज कुमार उसी वक्त कांस्टेबल को, यानी कि राजीव तोमर को, ये आदेश देते हैं कि घर को तुरंत लॉक कर दिया जाए ताकि किसी भी तरीके की कोई ट्रेसपासिंग ना हो सके। वक्त है सुबह के 8:30। बुरारी थाने से मनोज कुमार अपनी पूरी की पूरी टीम को लेके बुरारी मोहल्ले में भाटिया परिवार के घर पे पहुंचते हैं। वो देखते हैं 9 लाशें दुपट्टे और चुन्नी से एक ग्रिल पे टंगी हुई है। एक डेड बॉडी सामने जमीन पे पड़ी है। एक कुत्ता है जो कि ऊपर ग्रिल से बंधा हुआ है और लगातार भौंक रहा है। ये कुत्ता भाटिया परिवार का पालतू कुत्ता था। सिर्फ वही एक कुत्ता बचा था जिसने अपनी आंखों से पूरी घटना को देखा था। एक लौता जिंदा सबूत। खैर, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस के मुताबिक जाल से टंगी हुई लाशों में लगभग सारी लाशों के पैर पे वायर्स बंधे थे, रस्सी बंधी थी, हाथों में पट्टी बंधी थी, आंखों में पट्टी बंधी थी, कानों में रुई, मुंह में कपड़ा डाला गया था। पुलिस को ऐसा लगता है कि परिवार में कुल 11 लोग,
11वें सदस्य ने 10 लोगों को मार के फरार हो गया। लेकिन पुलिस का ये वहम ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। जब पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू करती है तो वो देखती है कि बगल वाले कमरे में ही एक और लाश पड़ी हुई है, अलमीरा और बेड के बीच में। जी हां, ये लाश नारायणी देवी की थी, जिनके गले पे बेल्ट बंधी मिली थी और शरीर में कुछ चोटों के भी निशान थे। अब पुलिस का मानसिक संतुलन हिल चुका था। एक ही परिवार के 11 के 11 लोगों की एक रात में मौत हो चुकी थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम उन डेड बॉडीज की तरफ जाते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि सारी की सारी डेड बॉडीज के पैर बंधे थे, हाथ बंधे थे, आंखों पे पट्टी, मुंह पे कपड़ा और कानों में रुई। लेकिन ललित और टीना के पैर नहीं बंधे थे और हाथ भी सही तरीके से नहीं बंधे थे। भुवनेश की डेड बॉडी देख के ऐसा लगता है कि उसने बचने की कोशिश की थी। खैर, अब फॉरेंसिक टीम आती है सुबह 9:30 बजे। डेड बॉडीज को उतारा जाता है और घर की तलाशी लेने शुरू की जाती है। घर की तलाशी लेने पे फ्रिज में दूध का पैकेट, बाहर निकली हुई चने की दाल और सुबह नाश्ता बनाने की चीजें रखी हुई थी। सामान जिस अवस्था में था उसको देख के ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि यह परिवार सुसाइड करने वाला है। ऐसा लगता था कि मानो इनको पता था कि सब सही होगा। घर की तलाशी लेते हुए उनको एक डायरी मिलती है। जी हां, ये वही 11 में से एक डायरी थी जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। इस डायरी में बड़ पूजा के बारे में बहुत कुछ लिखा था। वक्त गुजरता है। अब पुलिस को यह डाउट होना शुरू हो जाता है कि मामला कुछ और है। घर की फिर से तलाशी ली जाती है तो एक एक करके कुल 11 डायरीज मिलती हैं। जी हां, 11 डायरीज क्यों? क्योंकि 2007 से यह डायरी लिखी जानी शुरू हुई थी। 2007 से 11 साल जोड़ें तो 2018 आता है। यानी कि यह डायरी 11 के 11 साल तक लगातार लिखी जा रही थी। फॉरेंसिक टीम इस डायरीज को कलेक्ट करके जांच के लिए भेजती है, जहां पे इसकी जांच डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जो कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, वो करते हैं। उनके मुताबिक इस डायरी में सिर्फ ललित की हैंडराइटिंग नहीं थी। इस डायरी में नीतू के साथ साथ प्रियंका की भी हैंडराइटिंग मिली। ऐसा लग रहा था मानो ललित अपनी चीजों को बोल रहा है और नीतू और प्रियंका उसके नोट्स बना के इंस्ट्रक्शन के तरीके से उसको डायरी में नोट कर रही हैं और फिर पूरा परिवार उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता था, ये मान के कि ये ललित के नहीं, भोपाल सिंह के इंस्ट्रक्शंस हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान घर के बाहर मीडिया कलेक्ट हो जाती है। रिपोर्टिंग करते समय
मीडिया की नजर पड़ती है घर के दीवार पर। सिर्फ 11 डायरीज ही नहीं थी, घर की दीवार पर 11 पाइप्स भी लगे थे, जिसमें से 7 पाइप नीचे की तरफ मुड़े थे और 4 पाइप सामने खुले थे। घर में 7 महिलाएं थी और 4 पुरुष। अब एक बार के लिए हम मान भी लें कि ये एक कोइंसिडेंस है, पर ग्रिल्स का क्या? जी हां, घर की एंट्री पे जो गेट था उसमें 11 ग्रिल्स लगी थी और साथ ही साथ घर में कुल 11 खिड़कियां थी। दस डेड बॉडीज एक साथ और एक डेड बॉडी अलग। इसी तरीके से 10 पाइप एक साथ थे और एक पाइप अलग। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब यह केस क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है, जो कि डीसीपी जॉय तिर्के के अंडर में आता है। अब इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू होती है, सीसीटीवी को दोबारा तराशा जाता है। सीसीटीवी में से 2-3 कुछ ऐसी फुटेज निकल के आती हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि असल में ये मुद्दा था क्या। पहली फुटेज 28 तारीख को टीना, जो कि ललित की पत्नी थी, वो अपने बेटे शिवम के साथ 4 स्टूल खरीद के लाते हुए दिखाई देती है। ये वही स्टूल्स थे जिनसे लटक कर परिवार ने जान दी थी। 30 तारीख को तकरीबन 9:30 बजे, माफ करिएगा 9:40 पर टीना और नीतू कुछ सामान लेके घर के अंदर आते हुए दिखाई देती है। सीसीटीवी की लास्ट फुटेज 10:29 की थी, जिसमें शिवम, जो कि ललित का बेटा है, वो अपनी प्लाईवुड की दुकान में जाके कुछ तार ले आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब चीजों को देखकर ऐसा समझ में आ रहा था कि घर वालों को दरअसल पता था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? आखिर उन डायरीज में ऐसा लिखा क्या था? आइए डायरीज को पढ़ के थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मेरे जाने के बाद सब सो जाना, चर्चा मत करना। ललित का स्वास्थ्य खराब है, चिंता मत करो, ये मेरे आने से होता है, वो नींद से ही ठीक होगा, अपनी मर्जी से नहीं, डायरीज के हिसाब से चलो। ये मत सोचो कि इसका क्या फायदा है, जब होगा तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। जो लिखावट थी उससे ऐसा साफ पता चलता था कि ललित नहीं बल्कि भोपाल सिंह ये बात बोल रहे हैं, या कहें कि ललित के अंदर भोपाल सिंह आके ये सारी बातें उससे बुलवा रहे हैं। सरिता अभी अपनी रसोई में शांत मन से दृढ़ नहीं हो पाई है। गुस्से में या चीख के बात करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने की जरूरत है। मां के खान पान और उम्र का ध्यान रखना। माता पिता प्रसन्न है तो ईश्वर प्रसन्न है। सविता और टीना, प्रतिभा से अपना व्यवहार दृढ़ करो, मधुरता का व्यवहार करो। भुवनेश, कलयुग मदिरा के रूप में घर में प्रवेश कर रहा है। नीतू और प्रियंका का तालमेल सही ना होने से कई चीजों में बाधा आती है। ललित और टीना की व्यवहारिक रूप से नकल करो। अभी की जितनी भी प्राप्ति है वो सिर्फ ललित और टीना के प्रयासों की वजह से मिल रही है।
छोटी छोटी गलतियों के कारण ललित और टीना के स्वास्थ्य पर असर हो रहा है। ललित और टीना की रक्षा के लिए दीपावली तक तुम्हारी परीक्षा है। पूरा परिवार ललित से कुछ इस कदर प्रभावित था कि वो सारी बातें सुनता भी था और लिखता भी था। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि डायरी में ललित के साथ साथ प्रियंका और नीतू की भी हैंडराइटिंग मिली है। भाटिया परिवार कुछ इस कदर ललित से प्रभावित हो चुका था कि भुवनेश ने अपनी शराब छोड़ दी। परिवार अब पूरी तरह से ललित के बताए रास्तों पर चल रहा था, या कहें कि भोपाल सिंह के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर चल रहा था, जो कि ललित बताता था। अच्छा, नारायणी देवी, जो कि ललित की मां और इस घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी, उनकी मौत पार्शल हैंगिंग की वजह से हुई थी। अलमारी के हैंडल में बेल्ट लगाकर उनके गले में फंसाई गई थी। इसके अलावा नारायणी देवी के शरीर पे कुछ इंजरीज भी थी। हाथों पे किसी के पकड़ने के निशान थे, और ऐसा है कि ललित के और टीना के हाथ पूरी तरह बंधे नहीं थे और पैर खुले हुए थे। इस सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है कि ललित और टीना ही वो थे जिन्होंने सबको बांधने में मदद भी की थी और शायद नारायणी देवी की हत्या भी की थी। ईश्वर एक बात से खुश है कि 11 बंदे एक लाइन में एक भावना लिए खड़े हैं, ऐसा लिखा था डायरी में। बंधन मजबूत होना चाहिए, ईश्वर को लगे तपस्या मजबूत है। बड़ तपस्या में घबराना नहीं है, चाहे धरती हिले या आकाश हिले। बच्चों को समझाओ कि मन में मंत्र का जाप करते रहें। जब तक जाप खत्म नहीं होता, ललित को सभी की सुरक्षा करनी है। बंधन बांधने का काम किसी एक इंसान का होगा। ये सारी बातें उस डायरी में लिखी हुई थी। डायरी में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को मानने से परिवार ने बहुत तरक्की की थी। भुवनेश का बिजनेस, यानी कि उसकी किराने की दुकान काफी ज्यादा अच्छी चलने लग गई थी। खुद ललित का प्लाईवुड का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और परिवार के सारे लोग बहुत खुश थे। शायद यही कारण था कि परिवार का हर एक व्यक्ति ललित की सारी बात मान भी रहा था और नीतू और प्रियंका उनके इंस्ट्रक्शंस डायरी में लिख भी रही थी। जब सारे बंधन बन जाए तो ललित को एक छड़ी से इशारा करना है। घर के बाहर एक जल की कटोरी रखनी है। जब जल का रंग बदल जाए तब मैं आऊंगा। इन सब लाइनों को सुन के कुछ ऐसा फील होता है कि मानो परिवार को इंतजार था कि भोपाल सिंह आएंगे और उन्हें बचा लेंगे। डायरी में कुछ ऐसा भी लिखा था कि रात के सत्संग में मजाक मत किया करो। जिन लोगों के साथ बात करने को मना किया गया है उनसे दूर रहो। तुम्हारी हर गलती का भुगतान ललित, शिवम और टीना को भुगतना पड़ता है। मानो ऐसा था कि परिवार पूरा एक तरफ हो और ललित और टीना वो एक तरफ हो। ये प्रभु की कृपा है कि तुम्हें गलती पता चलती है। दिसंबर महीने से पूरा 1 वर्ष सजा मिलेगी। ये वर्ष तुम्हारे लिए अंतिम है। तो कुछ ऐसी
बातें लिखी गई थी। अब अगर हम पूरी बातें बताने बैठेंगे तो ऑलरेडी ये दूसरा वीडियो है, बहुत लंबा हो जाएगा। डायरी में ललित की सारी बात मानने के लिए बोला जाता था। ललित को परेशान ना करो, उस डायरी में ऐसा लिखा था। इनफैक्ट डायरी में यह भी लिखा था कि ललित को दबाने की कोशिश की जा रही है। मान लीजिए कि कोई XYZ प्रॉब्लम है, तो उसमें उस डायरी में ऐसा लिखा था कि ललित की बात मानोगे तो सारी दिक्कत से राहत मिलेगी। उस डायरी में मोबाइल चलाने को मना करने से लेके ललित के सोने और परिवार के सो के जागने तक का समय लिखा था। यानी कि वो पूरा का पूरा परिवार ललित की द्वारा लिखी गई या बोली गई डायरीज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता था। तकरीबन 3 साल बाद पुलिस अपनी क्लोज रिपोर्ट दर्ज करती है, जिसमें वो लिखती है नो साइंस ऑफ फॉल प्ले, मतलब किसी ने बाहर से आके कुछ किया ही नहीं। फैमिली सुसाइड पैक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया जाता है। अब कुछ सवाल उठते हैं कि क्या ये पैरानॉर्मल केस है? क्या भोपाल सिंह की आत्मा असल में थी भी? कुछ लोग कहते हैं कि भोपाल सिंह की आत्मा असल में ललित को दिखती थी और उसे पोजेस्ट करती थी। और कुछ लोग का कहना यह भी है कि ललित ने परिवार में अपना वर्चस्व बनाने के लिए यह कहानी रची थी। खैर, सच क्या है और क्या झूठ है, इसका फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? मैं अब आपके सामने कुछ टर्म्स, कुछ चीजें रखना चाहता हूं जिससे शायद आपको इस केस और इस इंसिडेंट को समझने में थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। ये पहला केस नहीं था ऐसा। सन 2007 में बांग्लादेश में ही कुछ सिमिलर केस हुए थे। एक घर के 9 लोग, जिसमें घर के 9 साल के बच्चे से लेकर 60 साल की बुजुर्ग महिला तक थी, उन सब ने एक साथ एक ही दिन एक ट्रेन के सामने आके अपनी जान दे दी। इस घर के लोगों ने अपने घर के बाहर बरामदे में अपनी कब्र बनाई थी। आप समझ रहे हैं, मतलब सुसाइड करने जाने से पहले ये परिवार अपने बरामदे में अपनी कब्र खोद के गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों केस के बीच में सिमिलैरिटीज क्या है? तो हां, ये दोनों केस बहुत सिमिलर है। ये परिवार भी डायरीज बनाया करता था और उसमें इंस्ट्रक्शन लिखता था। साथ ही साथ इस परिवार में एक और चीज कॉमन है। इस परिवार के मुखिया, जो कि अनवर हुसैन थे, उनकी मृत्यु भी 7 वर्ष पहले हो चुकी थी। अनवर हुसैन का भी पूरा कंट्रोल हुआ करता था और यह बांग्लादेश का परिवार अनवर हुसैन के ऊपर फाइनेंशियली और इमोशनली पूरी तरीके से डिपेंड हुआ करता था। डायरी में अंतिम में लिखा था कि यह परिवार सारे रिलीजन से फ्री होना चाहता है और बाद में एडम और ईव की तरह एक प्योर जिंदगी जीना चाहता है। सन 2007 में ही भोपाल सिंह की भी मृत्यु हुई थी और यह परिवार भी 2007 में खुदकुशी करने गया था। खैर, ये तो बात हो गई बीती हुई घटना के फैक्ट्स के ऊपर। अब थोड़ा इसको हम मेडिकल टर्म में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको हमने पार्ट 1 में बताया था कि 2004 में ललित के ऊपर एक आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें उसको जला के मारने की कोशिश की गई थी। इस घटना में उसकी आवाज चली जाती है, जो कि पूरी तरीके से PTSD के सिम्टम्स लगते हैं।
पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसको थोड़ा तरीके से समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। पीटीएसडी में इंसान को ऐसी चीजें सुनाई देने लग जाती हैं और दिखाई देने लग जाती हैं जो कि वाकई में असल दुनिया में होती ही नहीं है। यानी कि उसको भूत प्रेतों की आवाजें सुनाई भी देने लग जाती हैं और भूत प्रेत दिखाई भी देने लग सकते हैं। इस पीटीएसडी की बीमारी को सही तरीके से डायग्नोज करना और ठीक करना बहुत बहुत जरूरी है। अब कह पाना मुश्किल है कि क्या ललित का इस बीमारी का इलाज चला भी था या नहीं। पीटीएसडी बिगड़ने के बाद, यानी कि एक बीमारी अगर बिगड़ जाए उसके बाद वो बीमारी किसी बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। शायद इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि जो मेंटली बीमार लोग होते हैं, जिनको कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, उनके लिए बड़ा कॉमन होता है कि उनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाए, या जिसे हम नाम देते हैं डिसएसोसिएटिव मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस बीमारी में इंसान अपने थॉट्स और अपनी मेंटल कॉन्सेप्ट की वजह से खुद को सबसे अलग कर देता है और खुद को भूल जाना चाहता है, क्योंकि मरीज जो होता है वो अपनी आप को सही से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है। जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखना चाहता है उस तरीके से वो अपनी बातें रख ही नहीं पाता है। ऐसे बीमार लोगों के साथ अक्सर होता क्या है कि वो आवाज बदल के बात करते हैं, वो किसी दूसरी पर्सनालिटी में तब्दील हो जाते हैं और उसी की तरह बिहेव करने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको सुनने को मिलेंगे जिसमें बोला जाता है कि इनके ऊपर माता आ गई, उनकी सडनली उनकी आवाज बदल जाती है, सडनली उनका बातचीत करने का तरीका बदल जाता है, वो किसी और तरीके से बात करने लगते हैं और अपने आप को एक अलग पर्सनालिटी में डेवलप कर ले जाते हैं। तो इस केस में दरअसल हुआ क्या था? क्या भोपाल सिंह की आत्मा सच में ललित को पोजेस करती थी? देखिए, इस केस में पैरानॉर्मल साइंस के साथ साथ थोड़ी मेडिकल मेंटल साइंस भी जो है वो इंक्लूडेड है। ऐसा भी हो सकता है कि भोपाल सिंह की आत्मा सच में ललित को पोजेस कर लेती थी, या यह भी हो सकता है कि ललित असल में डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का मरीज हो, क्योंकि पास्ट में वो पीटीएसडी नामक मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा था और जिसका इलाज भी नहीं करवाया गया था। इस संसार में जरूरी नहीं है कि हर ऐसी घटना के पीछे भूत प्रेतों का ही हाथ हो। 85% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसान का दिमाग ही उसका दुश्मन बन जाता है। आशा करता हूं कि मैंने आपको सारे तरीके के एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी। आपको इस इंफॉर्मेशन से क्या समझ में आता है, प्लीज कमेंट में हमें बताएं। आशा करते हैं कि आपका समय हमने बर्बाद नहीं किया होगा। संध्या पहर चैनल में आपका स्वागत है। आगे आने वाले वीडियोस के लिए
कृपया हमें सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।